टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। हम अपने चैनल पर यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर उन्हें डिटेल में एनालाइज किया करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम 5 से 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे हर एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। Question number 1. Who among the following proposed that English language is man-made, not woman-made? इनमें से किसने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज मैन-मेड है ना कि वुमेन-मेड है? एंड द राइट आंसर इज डेल स्पेंडर। अब ये जो स्टेटमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज इज मैन-मेड नॉट वुमेन-मेड, ये एक बुक जिसका नाम है मैन-मेड लैंग्वेज, क्या नाम है बुक का? मैन-मेड लैंग्वेज से ली गई है। और ये मैन मेड लैंग्वेज बुक 1980 में पब्लिश कराई गई थी। इसके राइटर कौन है? डेल स्पेंडर इसकी राइटर है। अब डेल स्पेंडर कौन है? डेल स्पेंडर एक ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट है, स्कॉलर, टीचर, राइटर और कंसल्टेंट है। डेल स्पेंडर के प्रमुख वर्क्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्क क्या है? मैन मेड लैंग्वेज, जो 1980 में पब्लिश हुआ। ये बुक मैन मेड लैंग्वेज डेल स्पेंडर की पीएचडी रिसर्च का एक हिस्सा है। और उन्होंने बताया हमें कि पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर मैन लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, और जो लैंग्वेज होती है वो इस तरह की लैंग्वेज होती है कि वो मैन के फेवर में ही वर्क करती है। मैन अपने आप को डोमिनेंट जेंडर समझते हैं, और जो उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को वुमेन फॉलो नहीं करती, या जिन्हें हम कहें जो डिसओबीडियंट वुमेन है उनके लिए, ठीक है, उन्हें वो ऐसे कुछ वर्ड्स देते हैं, या जैसे कि एबनॉर्मल, प्रोमिस्क्यूअस या न्यूरोटिक और फ्रीजिड जैसा दर्जा उन्हें दे दिया जाता है। मैन मेड लैंग्वेज नाम की ये बुक कुछ एज्यूम्ड फीमेल डेफिशिएंसीज को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि साइलेंसिंग को, इंटिमिडेशन को और पॉलिटिक्स ऑफ नेमिंग को। इसके अलावा जो सेकेंड बुक है डेल स्पेंडर के द्वारा लिखी गई, उसका नाम है द डायरी ऑफ एलिजाबेथ पैपी। डायरी ऑफ एलिजाबेथ पैपी एक लिटरेरी स्पूफ है, और माना जाता है कि एलिजाबेथ पेपी सैमुअल पेपी की वाइफ थी, और उन्हीं ने ये डायरी लिखी। जैसा कि सैमुअल पेपी अपनी डायरीज लिखने के लिए फेमस है, तो उनकी वाइफ ने भी एक डायरी लिखी। द बुक इज द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ वुमेन्स लाइफ इन 17th सेंचुरी लंदन। ये जो बुक है जिसका नाम है डायरी ऑफ एलिजाबेथ पेपी, ये 17th सेंचुरी लंदन की वीमेन लाइफ को प्रेजेंट करती है, और एक फेमिनिस्ट क्रिटिक के तौर पर पढ़ी जा सकती है, क्रिटिक वर्क के तौर पर पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया? इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन है जिसने इंडियन नेटिव्स के बीच में यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट किया? एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड बेंटिक। अब लॉर्ड बेंटिक कौन थे? लॉर्ड बेंटिक इंडिया के गवर्नर जनरल रहे 1828 से लेकर 1835 तक। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1828 to 1835। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को उनके सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने इंडिया में काफ़ी सारे सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सती प्रथा एबोलिशन की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा एबोलिशन के लिए बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 को प्रेजेंट किया था, और इस एक्ट ने शुरुआत में थोड़ी बहुत ऑपोजिशंस को भी झेला था, और जो चैलेंज या जो ऑपोजिशन आई थी वो मेनली धर्म सभा से आई थी। लेकिन इस ऑपोजिशन को दूर कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और ये जो एक्ट था ये अपहेल्ड हो गया था। इसके अलावा वो फीमेल इन्फेंटिसाइड के भी काफ़ी खिलाफ थे। इंडिया में जो फीमेल भ्रूण हत्या थी उसके खिलाफ थे। ह्यूमन सेक्रीफाइस, मनुष्य की जो बलि दे दी जाती थी, नर बलि प्रथा थी, इसके भी वो काफ़ी खिलाफ थे। और उन्होंने इंडियन आर्मी में फ्लॉगिंग को एक पनिशमेंट के तौर पर देखा जाता था। इस फ्लॉगिंग को भी उन्होंने इंडियन आर्मी से हटाया। तो ये कुछ सोशल रिफॉर्म्स थे जो लॉर्ड बेंटिक ने इंडिया में किए थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वर्क मीन
टू डिस्पोर्ट इन द ओपन एयर टू एम्यूज वनसेल्फ एट रैंडम। इनमें से कौन सा टाइटल रॉबर्ट ब्रोनिंग की एक पोएम का मीनिंग है? क्या मीनिंग है? टू डिस्पोर्ट इन ओपन एयर टू एम्यूज इन वनसेल्फ एट रैंडम, एंड द राइट आंसर इज एसोलेंडो। अब एसोलेंडो नाम की ये जो पोएम है, ये एक बुक है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई। ये फाइनल बुक ऑफ पोइट्री है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी और इसे 1889 में पब्लिश कराया गया था। इस एसोलेंडो नाम की बुक के अंदर ही एक शॉर्ट पोएम है जिसका नाम भी क्या है? एसोलेंडो है। तो उसी पोएम के नाम पर इस पूरी बुक का नाम एसोलेंडो रख दिया गया। और एसोलेंडो एक लेटिन फ्रेज है, लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है द हाईएस्ट गुड। क्या मीनिंग है इस वर्ड का? द हाईएस्ट गुड। एक क्रिटिक रिचर्ड कैनेडी ने कहा कि एसोलेंडो नाम की ये जो बुक है या ये जो पोएम है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे ग्रेट पोएट के ग्रेट कैरियर के लिए एक फिटिंग कैप का काम करती है। अब ये पोएम एसोलेंडो नाम की जो पोएम है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन एज पोएट थे। इनका लाइफ स्पैन रहा 1812 से 1889, 1812 से 1889 तक। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी ऑब्सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने राइटिंग स्टाइल में वो ऑब्सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोएम्स में ऑब्सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं, मतलब इनकी जो पोएम है उसकी लैंग्वेज काफ़ी कठिन होती है, समझनी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ तक कि एक इनकी पोएम है सोरडेलो, और सोरडेलो इतनी अस्पष्ट, इतनी ऑब्सिक्योर पोएम है कि इसे बहुत सारे क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। राइट, यहाँ तक कि टेनिसन ने तो क्या कहा कि जब उन्होंने सोरडेलो पोएम को पढ़ा तो उनको एक फर्स्ट लाइन और एक लास्ट लाइन समझ आई बस, ठीक है, इसके अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं आई। इस तरह से उनके ऊपर ऑब्सिक्योर होने का जो चार्ज लगाया जाता है उसकी वजह से इनकी जो रेपुटेशन थी वो काफ़ी सफ़र करती गई। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ दूसरे वर्क्स को जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखे, जैसे कि ड्रामेटिक लिरिक्स, मैन एंड वुमेन, रिंग एंड द बुक इनकी एक फेमस बुक रही है, लास्ट राइड टुगेदर, सोरडेलो, पोलाइन, पीपा पासिस, बेल्स एंड पोमग्रेनेट, ये सारी इनकी कुछ बुक्स हैं। इसके अलावा अगर एंड्रिया डेल सार्टो की बात की जाए तो उन्होंने उसमें, एंड्रिया डेल सार्टो में इन्होंने एक आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट किया है, और अगर एब्ट वॉगलर की बात की जाए तो यहाँ एक पेंटर को शो किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लैंग्यू इज द लैंग्वेज सिस्टम एंड पैरोल इज द इंडिविजुअल। अब इन चार में से एक सही स्टेटमेंट को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या लैंग्यू है और क्या पैरोल है। तो लैंग्यू और पैरोल के जो कंसेप्ट है वो फर्डिनेंड डी सोसर ने दी है, और ये है फर्डिनेंड डी सोसर, ठीक है। फर्डिनेंड डी सोसर एक स्विस लिंग्विस्ट थे, स्विस लिंग्विस्ट और स्विस सेमियोटिशियन थे ये। इन्हें वन ऑफ द फाउंडर ऑफ 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स भी माना जाता है, और इनके साथ जो दूसरे फाउंडर जिन्हें माना जाता है लिंग्विस्टिक्स का, उनका नाम है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। राइट, अब इन्होंने अपनी एक बुक कोरस ढीला जनरल लिंग्विस्टिक या कोरस ढीला लिंग्विस्टिक जनरल, जो कि 1957 में पब्लिश हुई थी, उसमें हमें लिंग्विस्टिक के बारे में हमें बताया कि लैंग्यू क्या है और पैरोल क्या है। अब इन्होंने लैंग्यू और पैरोल को देखिए कैसे डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो लैंग्यू है वो होती है रूल ऑफ ग्रामर। लैंग्यू का मतलब क्या है? ग्रामर के रूल्स, रूल ऑफ ए ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर के रूल जैसे कि सिंटेक्स, फोनेटिक्स और स्पेलिंग्स वगैरह, ठीक है, ये तो क्या है? लैंग्यू है ये। और अगर पैरोल क्या है? इन सारे रूल्स को जब हम यूज़ करके कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वर्ड मतलब अपनी बात बोलते हैं, अटरेंस बोलते हैं, अटरेंस करते हैं, उसे हम कहते हैं पैरोल। तो लैंग्यू क्या है? लैंग्वेज का एक सिस्टम है, और पैरोल क्या है? उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए और क्या बताया इन्होंने कि लैंग्यू सिस्टम है और पैरोल क्या है? इस सिस्टम का यूज़ करके अपनी बात को कहना। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक को हम रीड कर लेते हैं। लैंग्यू इज द लैंग्वेज सिस्टम, लैंग्यू लैंग्वेज सिस्टम है, ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहा? पैरोल इज द इंडिविजुअल यूज,
पैरोल क्या है? एक इंडिविजुअल के द्वारा इस लैंग्वेज सिस्टम का यूज़ करना। बिल्कुल ठीक है ना? तो फर्स्ट आंसर इज द राइट। बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूजेस, नो, क्योंकि पैरोल क्या है? यूज़ है। लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन एबियंस एंड पैरोल इज द इंडिविजुअल एप्लीकेशन, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज द लैंग्वेज कलेक्टिव एंड पैरोल इंडिविजुअल डेविएशन, ये भी गलत है, डेविएशन नहीं है पैरोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीज़न। आगे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें से एक असर्शन है और एक रीज़न है। आपको बताना है कि क्या असर्शन ठीक है या गलत है, क्या रीज़न ठीक है या गलत है, और क्या जो रीज़न है वो असर्शन को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है। तो देखिए, पहले असर्शन देखते हैं हम। मैनी मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स इन्फ्यूज देयर वर्क्स विद एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डिसइल्यूजनमेंट। बहुत सारे मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स ने अपने वर्क्स में एक्सट्रीम सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और डिसइल्यूजनमेंट को शो किया। बिल्कुल सही है ये, बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स ने ऐसा शो किया है। ठीक है, और इसके बाद रीज़न क्या है? द वेस्टलैंड एंड्स इन ए फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूजन। वेस्टलैंड एल्यूजन्स में एंड होती है, वेस्टलैंड के एंड में कई सारे एल्यूजन्स को शो किया गया है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या वेस्टलैंड में एल्यूजन्स को शो किया गया इसकी वजह से मॉडर्न राइटर्स ने अपने वर्क्स में अनसर्टेनिटी को शो किया? जी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? ए इज़ राइट, आर इज़ राइट, पर बट आर डज नॉट डिस्क्राइब ए कम्प्लीटली। अब ऑप्शन देखते हैं हम इसके। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ठीक है। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, देन इट इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर यूजीसी नेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे डील करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर विल ऑलवेज विद यू।